क्या हुआ शिशपाल? पता नहीं मैडम, सामने बहुत सारे पुलिस वाले हैं, सबकी कार रोक रहे हैं। मैडम जी आप गाड़ी में बैठे रहिए, मैं देख कर आता हूँ कि क्या हुआ। मैडम थोड़ी दूर पर ही आज सुबह एक पूजा स्थल गिर गया है। ओहो, अच्छा। इसलिए आगे का रास्ता बंद कर दिया गया है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती। लेकिन शिशपाल अब क्या होगा? जी आज तो मेरा पेपर है। मैडम जी जल्दी से बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। हेलो शिशपाल जी। देखो मुझे रिक्शा मिल गया है। अरे अपने पीछे देखो, मैं जा रही हूँ। पर मैडम जी मुझे तो कोई रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा। शिशपाल ने जवाब दिया। अच्छा कोई बात नहीं, देखो अगर रास्ता खुल जाए तो तुम 12 बजे सेंटर आ जाना, नहीं तो मैं खुद ही यहाँ तक आ जाऊंगी, ठीक है? जी मैडम। फोन रखने के बाद अब मैंने पहली बार तसल्ली से बच्चे की तरफ देखा। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था, पर तभी मैं चौंकी। अरे सुनो, ये बच्चे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैंने तो अभी तक तुम्हें बताया ही नहीं कि कहाँ जाना है मुझे। मुझे पता है, आर्या कॉलेज जाना है आपको। पर तुम्हें कैसे पता? आप जब पुलिस वाले से बात कर रही थी, मैंने तभी सुन लिया था। ओह अच्छा अच्छा, चलो चलो टाइम नहीं है, जल्दी पहुंचा दो बस। तभी पहली बार मौलाना की आवाज सुनी। वो बच्चे से बोलने लगे, अरे बातें बहुत बनाता है तू, अब चुपचाप रिक्शा चला और जल्दी से पहुंचा दे। मैंने सोचा चलो मैं भी मौलाना से थोड़ी बातें कर लूं। मौलाना साहब ये दुर्घटना कैसे हुई? मौलाना साहब ने मेरी तरफ देखा, फिर फौरन मुंह फेर लिया, जवाब नहीं दिया। मैं भी चुप हो गई। मेरी नजर बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। घड़ी की सुई के साथ साथ धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं एग्जाम में वक्त पर पहुंच पाऊंगी कि नहीं। रहा नहीं गया तो बच्चे से पूछ ही लिया, बेटा और कितनी देर, टाइम पर पहुंच तो जाऊंगी ना? मेरा इतना कहना था कि बच्चे ने अचानक रिक्शे की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक मानो रिक्शा भागने लगा। तेज रफ्तार से मुझे बहुत डर लगता है, मगर डर के मारे आंखें मूंदने से पहले देखा कि मौलाना अब भी एकदम शांत बैठे हैं, जैसे उन्हें रिक्शे की स्पीड से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। रिक्शा अब तेजी से छोटी मोटी सकरी गलियों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ रहा था। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ कि रिक्शे की रफ्तार कम हो गई है। आंखें खोली तो देखा एक बड़े से गेट के बाहर रिक्शा रुक गया है। अभी मैं कुछ पूछती उससे पहले ही बच्चा बोल पड़ा, मैडम जी देखिए आपका सेंटर आ गया, मैंने कहा था ना टाइम पर पहुंचा दूंगा। मैंने सेंटर का गेट, बच्चे और फिर घड़ी की तरफ देखा। अभी भी एग्जाम शुरू होने में 5 मिनट बाकी थे। मैं रिक्शे से उतर गई। बच्चा अब भी अपनी सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। मौलाना साहब भी उसी तरह शांत बैठे थे। मैंने बच्चे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा आज तुमने मेरे लिए जो किया है ना, उसकी कीमत तो मैं कभी नहीं चुका सकती हूँ। लेकिन हाँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हें हमेशा अच्छा और खुश रखे। इतना कहकर मैंने बैग से 50 रुपए का नोट निकाला और बच्चे के हाथ पर रख दिया। बच्चे ने 50 का नोट पकड़ते हुए कहा, कल भी इसी जगह पर मैंने एक साहब को छोड़ा था, उन्होंने भी मुझे ढेर सारी दुआएं दी थी। बच्चे को 50 रुपए देने के बाद मुझे लगा कि शायद कम है, इसलिए मैंने 50 रुपए का एक और नोट निकाला और बच्चे को देने लगी। मगर नोट लेने से पहले अचानक बच्चा बोल पड़ा, मैडम जी पहले गार्ड से पूछ लीजिएगा, आपका सेंटर यही है ना? ओह हाँ हाँ हाँ, रुको बेटा पूछ लेती हूँ पहले। ये कहते हुए मैंने पास में ही खड़े गार्ड को अपना रोल नंबर दिखाया। गार्ड ने कहा, जी 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 यही है, अंदर चली जाइए। ये सुनकर मैं पलटी कि बच्चे को पैसे दे दूं, पर ये क्या, ना बच्चा है ना रिक्शा, कहाँ गए वो? मैंने हैरान होकर गार्ड से पूछा, सुनिए आपने देखा वो रिक्शा किधर गया? कौन सा रिक्शा? अरे वही जिससे अभी मैं उतरी थी, वो बच्चा जो रिक्शा चला रहा था। बड़े यहाँ तो कोई रिक्शा आया ही नहीं। हा? आया ही नहीं। अच्छा
अभी मैं गार्ड की बात पर हैरान हो ही रही थी कि तभी गेट के बराबर में खड़े कुछ बच्चों पर मेरी नजर पड़ी। मैंने उन सब की तरफ देखते हुए पूछा, बेटा अभी यहाँ एक रिक्शा खड़ा था ना जिसे एक बच्चा चला रहा था, किधर गया वो? मेरी बात सुनते ही सभी बच्चे मेरी तरफ देखने लगे। फिर एक बच्चे ने कहा, मैम आज यहाँ थोड़ी दूरी पर एक हादसा हुआ है, इसलिए सुबह से ही बस, कार, टैक्सी, यहाँ तक कि रिक्शा भी बंद हैं। सड़क एकदम खाली है। ज्यादातर बच्चे कई कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ कोई रिक्शा कहाँ से आ जाएगा? पहले गार्ड और अब बच्चों की बात सुनकर अचानक ऐसा लगा मानो मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो रिक्शे से उतरी हूं। इसी घबराहट के बीच घड़ी देखी, वक्त भाग रहा था। मैं हैरान परेशान एक साथ पीछे मुड़ मुड़ कर देखती और एग्जाम सेंटर की तरफ भी भाग रही थी। 3 घंटे का एग्जाम पूरा हो चुका था, पर इन 3 घंटों में भी उस रिक्शे, बच्चे और मौलाना साहब का यूं गायब होना दिमाग से जा ही नहीं रहा था। पेपर देकर निकली तो देखा कि सड़क पर अब गाड़ियां चलने लगी हैं। शायद रास्ता खोल दिया गया था। मैंने शीशपाल को फोन किया और उसे सेंटर के गेट पर बुलाया। थोड़ी देर में शीशपाल गेट पर पहुंच गया। अब मैं कार से दिल्ली वापस लौट रही थी, पर उस रिक्शे की पहेली मुझे अब भी बेचैन कर रही थी। तभी कानों में शीशपाल की आवाज गूंजी, मैडम सब ठीक तो है ना? इम्तिहान ठीक तो हुआ है ना? आप ना कुछ परेशान सी दिख रही हैं। अच्छा शीशपाल, ये बताओ, तुमने मुझे सुबह रिक्शा पर जाते देखा था ना? रिक्शा पर? कौन सा रिक्शा मैडम? सुबह से सारा ट्रैफिक बंद पड़ा था, अभी आधा घंटा पहले तो खुला है। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे ही पूछ रही थी। देखो आराम से चलाना, थक गई हूं मैं। ठीक है मैडम जी। शीशपाल ने जहां कार से मुझे छोड़ा वहां से एग्जाम सेंटर करीब 2 किलोमीटर दूर था। मुझे पता है मैं इतनी दूर और खास तेजी से पैदल नहीं चल सकती। मैं रिक्शा से गई थी। वो बच्चा, उसका चेहरा, वो मौलाना, बच्चे की बातें सब मुझे याद हैं। यहाँ तक कि 50 का नोट दिया वो भी मुझे याद है। मेरे पास 2 ही 50 के नोट थे। मैंने बैग खोलकर दोबारा चेक किया। अब 1 ही 50 का नोट बचा था, वो वाला 50 का नोट जो दूसरी बार उस बच्चे को देने वाली थी मैं। पर उससे पहले ही वो बच्चा गायब हो गया। अगर वो रिक्शा नहीं था, वो बच्चा नहीं था, तो 50 का नोट मैंने किसे दिया? ये सारी बातें अभी दिमाग में चली रही थी। तभी मैंने शीशपाल से पूछा, शीशपाल जी, ये बताओ, ये अनहोनी जैसी चीज कुछ होती है क्या? क्या मैडम? अब मैंने शीशपाल को रिक्शे वाली पूरी बात बता दी। मेरी बातें सुनते ही अचानक शीशपाल ने कार रोक दी। फिर मेरी तरफ मुड़ा और दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैडम आज साक्षात परमात्मा से आपकी मुलाकात हो गई। 6 घंटे से वहां सब कुछ बंद था, आने जाने के सभी रास्ते बंद थे। रिक्शा गाड़ी छोड़िए, साइकिल तक नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ बस पुलिस वाले, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, क्रेन खड़ी थी। पूरा रास्ता बंद था। मैं खुद वहां खड़ा ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। जहां मैंने आपको कार से उतारा वहां से आपका सेंटर 2 किलोमीटर दूर था। आप पैदल इतना तेज कभी नहीं चलती हैं, फिर भी आप सेंटर तक पहुंची। मैडम सच कह रहा हूं, वो रिक्शा वाला बच्चा और वो मौलाना वो नहीं थे जो आपको दिख रहे थे। क्या? वरना वो दोनों और वो रिक्शा बाकी को भी दिखाई देते ना। आज सच में साक्षात परमात्मा से आपकी मुलाकात हुई है मैडम। इसके बाद दिल्ली अपने घर पहुंचने तक कार में एक बेहद गहरी खामोशी थी, बेहद लंबी खामोशी। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था परमात्मा से मुलाकात।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।